चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार कल क्लास में थे? यस सर। तो कल जो मॉडल पढ़ाए कौन कौन से पढ़ाए थे? सर एक तो इकोनॉमिक मॉडल था। एक हाँ। कल बताया था हेलो। इकोनॉमिक मॉडल। ठीक। हाँ हाँ। हाँ सर, इकोनॉमिक मॉडल याद है और बाकी नाम नहीं याद आ रहा। और एक बताया था साइकोलॉजिकल। एक था साइकोलॉजिकल मॉडल और तीसरा था मॉडल, लर्निंग मॉडल। वो हमने हमने 3 किए। आज अगला मॉडल आउटपुट मॉडल। ठीक। आ रही है? चलिए देख। सर आवाज़ नहीं आ रही है। भाई आवाज। यस अच्छा, अब सर। आवाज आ रही है? चलिए ठीक। तो हम लोग आज पढ़ते हैं इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट मॉडल। सर हाँ सर जी। आप जिस पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं वो पीडीएफ शेयर कर सकते हैं। एक्चुअली बुक है नहीं अभी, और जो नेट से नोट्स निकाल भी रहे हैं, बना रहे हैं, तो हाँ वो हाँ। उसमें मतलब काफ़ी चीज़ें मिलती हैं और ये नहीं समझ में आता एग्जैक्टली कि कितना लेना चाहिए और कितना नहीं लेना चाहिए इसमें। ओके, तो ये आज का जो मैं लेक्चर है और इसमें जो पूरे मॉडल्स हैं, मैं ये पीडीएफ आपको गूगल क्लासरूम पर शेयर कर दूंगा। ठीक। ओके सर, थैंक यू। चलिए, तो अब हम पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट मॉडल को। तो इनपुट वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो मार्केटर्स अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। एक्चुअली दिस इज a simple model of consumer behavior in which the input for the customer is the firm's marketing effort। मतलब कि जो मार्केटर होते हैं ना, या जो कंपनीज होती है मार्केटर के लिए क्या करते हैं, वो किसका प्रयोग इस्तेमाल करती हैं? दे यूज द मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में हमारे क्या होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, मोशन एंड प्लेस। यही यही चीजें तो ऐसी होती हैं जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं। तो अब इनमें से जैसे प्रोडक्ट की फीचर, क्वालिटी और उसकी पैकेजिंग वगैरह, उसका अट्रैक्शन, ये सब आपके प्रोडक्ट हो गया। और उससे जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, आप उसको किस पर्पज के लिए खरीद लें। मतलब कि जो प्रोडक्ट होता है, हमने बताया था ना
नीड रिकॉग्निशन, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज नीड रिक्वायरमेंट और व्हाट द कस्टमर्स वांट। तो सबसे पहले तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को आप देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मार्केटर्स जनरेट द नीड्स नाउ। अब जो है मार्केटर क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि जैसे पहले बहुत सी ऐसी चीजें थी जिनके बगैर भी इंसान का काम चल जाता था, लेकिन अब क्या है, वो अगर नहीं हो तो उनको लगता है कि ये बहुत सब कुछ अधूरा सा है। तो ये क्या है कि आपको अट्रैक्ट किया जाता है प्रोडक्ट के लिए, या आपको रिक्वायरमेंट को जनरेट किया जाता है। सो यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर एक इमेज आपको दिख रही है, उसमें लिखा है फर्म्स मार्केटिंग एफर्ट एंड सोशल एनवायरनमेंट। एक पार्ट है आपका फर्म्स मार्केटिंग एफर्ट और दूसरा है आपका सोशल एनवायरनमेंट। हर तरह की हमने बताया था कि जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, उसमें सोसाइटल फैक्टर्स ऐसे होते हैं विच इन्फ्लुएंस द कस्टमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हमने सोसाइटी के ऐसे बहुत से फैक्टर्स बताए थे जो कंज्यूमर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे उनकी इनकम, उनकी एजुकेशन, जेंडर, उनका सोसाइटी में स्टेटस, उनका क्लास। ये बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं। तो अब जैसे जैसे ये फैक्टर जो उनके डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस करते हैं, तो फर्म क्या करती है, जो कंपनी होती है वो कुछ ना कुछ ऐसे इफेक्ट एफर्ट करती है कि वो कंपनी कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो उसके लिए क्या करती है, अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन करें, प्रोडक्ट इस तरह से डिजाइन करें कि ताकि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। कस्टमर की नीड क्या है, साथ में ही उसकी प्राइस इस तरह से रखें कि दैट शुड बी अफोर्डेबल फॉर द कस्टमर, दैट शुड बी अफोर्डेबल बाय द इंडिविजुअल। वो जो कस्टमर है, आपको जो इंडिविजुअल है, वो उसको अफोर्ड कर सके, इस तरह की आपको प्राइस रखनी चाहिए। तो इसी वजह से कंपनी कई तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करती है, कई तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करती हैं, जिससे कि जब वो मार्केट में आपका प्रोडक्ट आए तो कस्टमर प्राइस की वजह से आपके प्रोडक्ट्स को दूर ना जा पाए, उसको ऐसा ना लगे कि दिस प्रोडक्ट इज सो कॉस्टली सो ही कैन नॉट अफोर्ड दिस प्रोडक्ट। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि वो इस प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता है। इवन जब आप अपना प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने जो टारगेट ऑडियंस होते हैं, जो टारगेट कस्टमर्स होते हैं, उनके लिए आप अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं। इसके लिए सेगमेंटेशन करते हैं, आप पोजिशनिंग करते हैं, देन यू टारगेट योर ऑडियंस और कस्टमर्स। के बाद आप अपने कस्टमर या टारगेट को, ऑडियंस को टारगेट करते हैं, तो फिर जो है उनके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं। इसके बाद जब प्राइस और प्रोडक्ट आप उनका डिसाइड कर लेते हैं, उनकी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ इनकम एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्राइस, सो उसके बाद वो अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मानिए कि अगर मैं कोई एक मार्केटर हूँ, मैं कोई एक मार्केटर हूँ, अगर मैंने अपना प्रोडक्ट कोई एक क्रिएट किया है कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो मैं कस्टमर को कैसे बताऊंगा कि मेरे पास आपके रिक्वायरमेंट के लिए, आपकी नीड के लिए मेरे पास कोई प्रोडक्ट है। उनको बताने के लिए मुझे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना पड़ेगा। अब उसके लिए कई मीडियम्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वर्ड ऑफ माउथ। आप इस तरह से या फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन करके इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता सकते हैं कि हाँ, इस तरह का कोई एक प्रोडक्ट मार्केट में आया है और आप इसको इस्तेमाल करके देखिए। तो ये क्या है, प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब केवल ये नहीं होता कि आपके प्रोडक्ट को कस्टमर खरीदें। प्रमोशन का मतलब है कि आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है। आपके प्रोडक्ट की आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में कितने ज़्यादा लोग जानते हैं, ये है आपका प्रमोशन। प्लेस, प्लेस मैंने बताया था कि जब आप मार्केट सेगमेंट करते हैं तो आपने जो मार्केट का सेगमेंट किया है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स होमोजेनियस कैरेक्टरिस्टिक्स। एक तरह के जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यू डिवाइड द मार्केट इन द सेगमेंट्स। जैसे मैंने बताया था, अगर जेंडर वाइज आपने डिवाइड किया है मार्केट को, सो यू शुड टारगेट योर फीमेल कस्टमर्स। अगर आपने जेंडर वाइज, जैसे आपका कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, तो दैट कॉस्मेटिक मोस्टली
cosmetic product is mostly used by you know women's or female consumers. So what you will do, you will promote your customers where the female population is more. आप अपने प्रोडक्ट को वहां पर प्रमोट करेंगे जहां पर फीमेल कस्टमर्स ज्यादा है। ठीक, तो ये क्या है, आप जो है टारगेट प्लेस डिसाइड करते हैं कि आपको किस मार्केट में आपको अपने प्रोडक्ट को ले जाना है, साथ ही किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से ले जाना है। आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अब जैसे बहुत से होता है कि अब जब आपकी अगर कॉस्ट ज़्यादा आती है तो आपको प्रोडक्ट की प्राइस महंगी होती है, तो क्या करेंगे आप बीच के जो मीडियम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं, मिडिल मैन होते हैं, आप उनको कम कर दीजिए। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट चला है, एक कंपनी चलती है फैक्ट्री आउटलेट। अगर फैक्ट्री आउटलेट का नाम सुनाओ तो वो क्या है कि उनका मानना है कि वो कहते हैं कि हम सीधा फैक्ट्री से सीधा कस्टमर को देते हैं, तो बीच के जो मिडिल मैन और उनका जो एक्सपेंसेस है वो खत्म हो जाता है, तो उनके प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो ये क्या है, आप किस डिस्ट्रीब्यूशन, बाय दिस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यू आर एलोकेटिंग योर प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो एंड द सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट का मतलब कि ऐसे बहुत से फैक्टर्स जो आपको इफेक्ट करते हैं। तो ये मार्केटिंग एफर्ट एंड द सोशल एनवायरनमेंट, द सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द, देखिए मैंने ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करें, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसिंग द कंज्यूमर बिहेवियर सच एज योर फैमिली। हम फैमिली के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे आपकी फैमिली आपके परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। आप कुछ लेने जा रहे हैं, आप कुछ मार्केट में आप कुछ लेने जा रहे हैं तो घर से आवाज आती है, पापा कहते हैं कि जाओ ये लेकर के आना। अगर आपका दिमाग कुछ और है, आप कुछ और लाना चाहते हैं, बट ड्यू टू योर फैमिली इन्फ्लुएंस यू कैन चेंज योर डिसीजन, आप अपने डिसीजन को बदल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे जब पापा कभी अगर घर में फ्रिज लाते हैं तो पूछते हैं कि किस कंपनी का लाना है, तो सभी लोग बताते हैं वर्लपूल का लाना है, वीडियोकॉन का लाना है, गोदरेज का लाना है, कितने लीटर का, 165 लीटर का, 200 लीटर का, 210 लीटर का, 300 लीटर का, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस कलर का लाना है। तो क्या है एक्चुअली, जब हम डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस करते हैं तो हमारा सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या था, हमारा सबसे पहला द फर्स्ट स्टेप वाज द नीड रिकॉग्निशन और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। द प्रॉब्लम वाज टू गेटिंग अ कूलिंग इंस्ट्रूमेंट। आपको सबसे पहले क्या चाहिए था, कूलिंग इंस्ट्रूमेंट, दैट वाज फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, अगर आपकी रिक्वायरमेंट थी। सो द फर्स्ट स्टेप इज, देखिए सोसाइटल के जो कंसेप्शन है, फैमिली, रेफरेंस ग्रुप, कल्चर, सोशल व्हिच इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, both these factors together constitute the input in the mind of the consumer. So the first step is need recognition. When one is aware of the want, tension is created and one chooses a product to satisfy his needs. There is also a possibility that a person may be aware of a product before its need is recognized by the arrow going both ways from and vice versa. आपको सबसे पहले तो ये पता लगाना होता है कि आपको क्या चाहिए या आप क्या जानते हैं। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम जो बना हुआ है, यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है। अभी जो दो चीजें मैंने दिखाई, एक है आपका फॉर्म्स मार्केटिंग इफेक्ट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग एफर्ट क्या करते हैं। जो कंपनी वाले होते हैं प्रोडक्ट आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, प्राइस रखेंगे, फिर उसको लोगों के बारे में आप अपने लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, फिर आप तक पहुंचाने का तरीका किस तरह से, कैसे मार्केटिंग पहुंचता है, ये तो मार्केटिंग एफर्ट्स हो गए। साथ में ही जो सोसाइटल इन्वायरमेंट है, जो सोसाइटल इन्वायरमेंट है वो आपके इनपुट होते हैं कि आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। और सोसाइटल इन्फ्लुएंस फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, फैमिली, रेफरेंस ग्रुप, कल्चर, सोशल क्लास, और आपकी सब कल्चर हो गए, रिलीजन हो गए, ये सब आपके सोसाइटल इन्फ्लुएंस हैं। कम्युनिटी आपकी हो गई, ये सब आपके ऐसे सोसाइटल फैक्टर्स हैं जो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जब आप किसी प्रोडक्ट के बारे में यह तो जानते हैं, द फर्स्ट वन इज इफ यू आर अवेयर अबाउट एनी प्रोडक्ट और यू हैव एनी रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर नीड, या आपको किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, तब आप क्या करते हैं, प्रोसेस परचेजिंग के लिए सोचते हैं। तो यहाँ पर देखिए देयर इज ए बॉक्स इन विच टू बॉक्सेस रिटन हियर एंड टू एरोज आर ड्रॉन। यहाँ पर दो तीर बने हैं और दो बॉक्स बने हैं। सबसे लेफ्ट साइड में देखिए जो मार्केटिंग एफर्ट्स और सोशल एनवायरनमेंट है, उसके बाद वाले में देखिए नीड रिकॉग्निशन
और फिर है प्रोडक्ट अवेयरनेस। अगर आप कोई भी चीज तब लेते हैं जब आपको उसके बारे में या तो पता हो या आपको उसकी जरूरत हो। तो देखिए, जो यहाँ पर दोनों साइड का एरो बना है ये यही करता है, या तो आपको पता होगा या तो आपको उसकी जरूरत होगी। देन नेक्स्ट एरो गो टू द इंटरेस्ट ब्रेकडाउन। नेक्स्ट इज गो टू द इंटरेस्ट ब्रेकडाउन। अब यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट ब्रेकडाउन है, अब क्या करते हैं, अब उसमें आप इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। अब आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। तो हाउ यू विल इवेल्युएट, how you will evaluate your information. So evaluation may consist of getting more information about the product and comparing and contrasting it with other products. जब मैंने आपको कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बताया था तो उसमें आपको सेकंड स्टेप बताया था। आफ्टर द नीड रिकॉग्निशन और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन द सेकंड स्टेप वाज द योर इंफॉर्मेशन सर्च। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट ब्रेकडाउन है, आप जब अपनी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेंगे देन यू विल गो फॉर द एवेल्युएशन। अब जैसे जब मैंने बताया कि आपको इफ यू वांट टू परचेज अ रेफ्रिजरेटर, अब आपको रेफ्रिजरेटर लेना है तो क्या है आपके पास, इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे किस तरह की, गोदरेज का प्राइस क्या है, वीडियोकॉन का प्राइस क्या है, वर्लपूल का प्राइस क्या है, वोल्टास का प्राइस क्या है, इस तरह से। फिर उनमें से कौन कौन से कलर अवेलेबल हैं, कौन कौन से साइज के अवेलेबल हैं, किसकी कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, ये। तो आपके पास दीज आर द 5 और 6 आप ब्रांड हैं आपके पास, ज़्यादा 5 and 6 ब्रांड विच कैन फुलफिल योर रिक्वायरमेंट, जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। बट हमने बताया था ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड योर इवॉक सेट। इवॉक सेट क्या होता है, एक छन्नी की तरह होता है जिसमें आप अपने कई ब्रांडेड डालते हैं और फिर बाद में एक या दो आप सेलेक्ट करके निकालते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज लेनी है, ठीक है ना। सो यू विल कंपेयर योर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड उसको दूसरे प्रोडक्ट के साथ फिर कंपेरिजन करते हैं, कंपेरिजन करेंगे, फिर इसके बाद उसको इवेल्युएट करेंगे उसको विच वन इज बेटर फॉर यू। दिस कैन बी डन theoretically और बाय टेकिंग ए ट्रायल। कभी कभी तो ये भी होता है कि आप या तो थ्योरेटिकली आप जो सोचते हैं सब अच्छी तरह से कर लेते हैं, या तो हो सकता है कि कभी कभी आप एक ट्रायल भी लेते हैं। जैसे जब कार वगैरह लेते हैं तो आपको टेस्ट ड्राइव लेनी पड़ती है। तो आप निसान के शोरूम पर गए, वहाँ पर आपने एक ट्रायल लिया, हुंडई में गए वहाँ पर आपने ट्रायल किया, मारुति सुजुकी में गए वहाँ पर आपने एक ट्रायल किया, टाटा में गए वहाँ पर ट्रायल किया। तो हो सकता है कि आप इस तरह से ट्रायल भी कर सकते हैं। वंस द इवैल्यूएशन इज कंप्लीटेड द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट में आइदर बिल्ड अप एंड ही हैज इंटेंशन टू बाय और ही मे लॉस इंटरेस्ट एंड द डिसीजन प्रोसेस में अगेन स्टॉप और टू बी पोस्टपोन्ड। अब जैसे ही जब आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है, जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है तो उसमें इंफॉर्मेशन या ट्रायल के बाद यू हैव टू ऑप्शन, you would have two options. Either you can go for purchase or you can postpone your decision or you can lose your decision for purchase. आप या तो खरीदेंगे या तो फिर उसको पोस्टपोन कर देंगे या तो फिर आप रिजेक्ट कर देंगे। तो व्हाट इज योर इंटरेस्ट और इंटेंशन। जो इंटरेस्ट ब्रेकडाउन है यहाँ पर दो चीजें होती हैं। इवेल्युएशन के बाद आपका इंटेंशन क्या है, या तो परचेज करेंगे या तो फिर उसको रिजेक्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव गैदर्ड। आपने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जो परचेज इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना डिसीजन बनाएंगे। तो दिस योर इंटेंशन। नाउ इफ यू गो फॉर परचेज, अगर आपने परचेज नहीं किया, अगर आपने परचेज नहीं किया तो व्हाट विल यू डू, यू विल पोस्टपोन योर डिसीजन। आपका अपना डिसीजन को पोस्टपोन कर देंगे, बाद में फिर कभी परचेज करेंगे। क्यों, बिकॉज इट कुड बी पॉसिबल दैट इफ you have some information and according to your requirement the product that is not fulfill your need। अगर जो प्रोडक्ट आपने डिसाइड किया है या आपको जो चाहिए था वो मिल नहीं रहा या वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर रहा, तो यू यू वुड बी पोस्टपोन योर डिसीजन। तो आप अपने डिसीजन को पोस्टपोन कर सकते हैं। बट इफ यू आर गोइंग फॉर परचेज, अगर आप अब परचेज करने जा रहे हैं तो आपका डिसीजन है, आपका वो फाइनल प्रोडक्ट है एंड दैट प्रोडक्ट इज सेटिस्फाइंग योर रिक्वायरमेंट्स और नीड। अब वो प्रोडक्ट आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। नाउ व्हाट विल बी हैपन,
you will go for purchase. Means you have finally selected a product. आपने फाइनली एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया है और उसको आपने परचेज कर लिया है। एंड देन व्हाट विल बी हैपन आफ्टर, उसके बाद अब क्या होगा? तो आफ्टर दैट आप उसमें क्या पूछेंगे, इसकी सर्विस क्या है, सर्विसेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी गारंटी क्या है, इसकी वारंटी क्या है, कितना टाइम के लिए है, आप ये सब पूछते हैं। सो दिस इज कॉल्ड योर पोस्ट परचेज बिहेवियर। आपका परचेज के बाद आपको क्या चाहिए कि उसमें अगर कभी कोई इशू होता है, एक after purchasing there is any issue in your particular product, so you can again call the your shopkeeper or service center। जब कभी भी अभी इस समय आप देखिए जो परचेज करते हैं ना, जैसे रेफ्रिजरेटर या मोबाइल, तो सबसे पहले पूछते हैं कि भाई यहाँ पर इसका सर्विस सेंटर है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको परचेज करने के बाद उसकी ज़रूरत हो सकती है। साथ ही क्या सर्विस जो अगर सेंटर है तो वहाँ पर क्या हमको पैसा देकर ये करना पड़ेगा या फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा? क्योंकि गारंटी वारंटी पीरियड में जो भी होगा उसमें कितना, अगर मान लीजिए उसका कोई डिफेक्ट पार्ट होता है तो उसको कैसे हम उसको ठीक करवाएंगे, हमारे पास वो आएगा इंजीनियर या हमें ले जाना पड़ेगा। दीज ऑल आर द पोस्ट परचेज बिहेवियर डन बाय द कस्टमर और इंडिविजुअल। ये सभी ऐसी चीजें हैं जो आपके कस्टमर या इंडिविजुअल द्वारा खरीदने के बाद की जाती हैं। नाउ इफ द इंडिविजुअल और कस्टमर इज सेटिस्फाइड, अब अगर आपका वो कस्टमर सेटिस्फाइड है और बिल्कुल संतुष्ट है, तो देन ही कैन रिपीट द परचेज, और he can also tell the his friend or other people or society that this product is good that he has used। तो मतलब कि अगर वो आपके प्रोडक्ट से खुश है तो हो सकता है कि वो अपने फ्रेंड को बताए। मोस्टली लोग यही करते हैं। दिस इज योर वर्ड ऑफ माउथ पब्लिकेशन, पब्लिसिटी, ये बहुत जरूरी होता है। तो दैट्स वाई कंपनीज आर क्रिएटिंग नाउडेज लॉयल कस्टमर। इसी वजह से कंपनी आजकल जो है जो लॉयल कस्टमर होती हैं वो बनाने की कोशिश करती हैं। वो चाहती हैं कि अगर कोई हमारा एक बार प्रोडक्ट खरीदे तो वो दूसरों के बारे में, दूसरों को भी हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताए ये अच्छा प्रोडक्ट है। तो क्या होगा, ये है रिपीट परचेज। फिर वो परचेज को रिपीट करता है। और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, दिस इज द केस ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये जो पोस्ट परचेज बिहेवियर है आपका सेटिस्फेक्शन है। इफ द इंडिविजुअल इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द प्रोडक्ट, अगर उस प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो ही विल डिसकंटिन्यू। तो वो क्या करेगा, वही वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी तो करेगा बट इन द नेगेटिव वे, और वो डिसकंटिन्यू कर देगा आपके स्टोर को, आपके दुकान को, और आपको दोबारा भी जब कभी भी परचेज करना होगा तो दोबारा तो वहां तो वो देखेगा ही नहीं। तो दिस मॉडल रिप्रेजेंट्स द इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट मॉडल। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इनपुट क्या किया गया था और क्या निकल करके आ रहा है। यहाँ पर क्या निकल करके आ रहा था। दिस इज योर इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट मॉडल। नाउ now the post purchase behavior is very important because the marketer and the company lead, it leads to the proper feedback for the improvement and maintain the quality and features desired by the product। If the customer is very happy with the purchase, he forms a good impression about the product and the company। अगर वो कभी ज़्यादा, अब एक एग्जाम्पल देखिए तो हमने FMCG की, हमने ये रेफ्रिजरेटर इनकी बात की है, ड्यूरेबल गुड्स की। सिमिलर यही आप एक इसका एग्जांपल रेस्टोरेंट से समझिए कि जब आप कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर आपने जो भी ऑर्डर किया है, मान लीजिए आपने एक फूड ऑर्डर किया और उसके साथ में वो स्नैक्स और स्वीट्स वो आपके कॉम्प्लीमेंट फ्री में दे दें, तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आपको वो कहते हैं कि ये हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट है, तो फिर आप दोबारा ज़रूर वहाँ जाना चाहेंगे। और पता चला कि जितना आपने मांगा उतना मिला तो आप मतलब कि नॉर्मली सेटिस्फाइड रहेंगे। और अब वहाँ पर अगर वो आप देखें कि सफाई नहीं है, आपको जो फूड मिल रहा है वो लेट मिल रहा है, पैसा भी ज़्यादा लग रहा है, सर्विस अच्छे से नहीं हो रही, तो फिर आप वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहेंगे। तो दिस इज योर पोस्ट परचेज बिहेवियर। नाउ सेकेंड मॉडल इज बायर्स ब्लैक बॉक्स मॉडल। अगला मॉडल है आपका बायर्स
ब्लैक बॉक्स, इसके बारे में। इसमें 3 स्टेज हैं। देयर इज 3 स्टेज इन टर्म्स ऑफ स्टिमुलाई, बायर्स ब्लैक बॉक्स एंड बायर्स रिस्पॉन्स। यहाँ पर 3 चीजें। स्टिमुलाई का मतलब होते हैं ऑल दो फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द कस्टमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। स्टिमुलाई का मतलब वो होता है ऐसे फैक्टर जो कस्टमर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें जो मार्केटिंग स्टिमुलाई हैं, मतलब कि मार्केटिंग के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कुछ दूसरे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फिर उनका उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कौन से कैरेक्टर्स उसमें इन्फ्लुएंस करेंगे। फिर और उसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, उसका क्या रिजल्ट निकल करके आएगा। ये 3 स्टेज हैं, ये 3 स्टेज हैं बायर्स ब्लैक बॉक्स मॉडल में। ठीक। तो जैसे मार्केटिंग स्टिमुलाई की बात करें तो मार्केटिंग स्टिमुलाई में आपकी वही 4 मेन चीजें हैं। क्या? मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में वही 4 अपने 4 पीस, जो 4 पीस होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। द कंज्यूमर गेट्स द इनपुट फ्रॉम द मार्केटिंग एफर्ट ऑफ द फर्म्स 4 पीस। दैट इज, ये 4 पीस यही मार्केटिंग मिक्स कहलाते हैं। याद रखिएगा, मार्केटिंग मिक्स ही आपके 4 पीस होते हैं। एंड द अदर स्टिमुलाई, दिस इनपुट इज प्रोसेस्ड इन द माइंड। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। हमारा दिमाग क्या है? एक ब्लैक बॉक्स है। और जब हम कोई प्रोडक्ट या मार्केटर जो हमारे अंदर डालता है वो कहाँ? हमारे दिमाग में डालता है। तो अभी यहाँ पर पीछे आपने देखा होगा वो एक चीज रह गई शायद, इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल में यहाँ पर कुछ चारों साइडों में लिखा हुआ देखिए: मोटिवेशन, एटीट्यूड, परसेप्शन और पर्सनालिटी। ये आपके क्या है? इंटरपर्सनल फैक्टर हैं इंडिविजुअल के। दीज आर द इंटरपर्सनल फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल विच इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये आपके जैसे ये आपका अभी इसका पिछला मॉडल बताया था इवान पावलो की, वो लर्निंग थ्योरी। तो वो आपकी लर्निंग मॉडल है, वो आपका लर्निंग मॉडल है। ठीक है ना? तो ऐसे ही जैसे हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो सीखते हैं, तो मोटिवेशन, परसेप्शन, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, ये इंडिविजुअल के ऐसे पर्सनल फैक्टर हैं जो उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो हमारे पास मार्केटिंग स्टिमुलाई हैं, तो मार्केटर्स इसका इस्तेमाल कैसे करता है ताकि हम दिमाग में उस चीज़ को सोचें, हम उस चीज़ को सोचें। सो अब दिस ब्लैक बॉक्स विच कॉन्स्टिट्यूट द कैरेक्टरिस्टिक्स of the buyer and the process of decision making. Once the buyer has decided to buy, then he responds in terms of his choice of product, brand, dealer, timing, and amount. The post-purchase behavior of being satisfied or dissatisfied is also important and is shown in the decision-making process. Okay. यहाँ पर आपके मार्केटिंग स्टिमुलाई मतलब कि ये वो फैक्टर हैं जो आपके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। 4 पीस तो ये हो गए। अदर स्टिमुलाई, अदर फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्या? इकोनॉमिकल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर और पॉलिटिकल फैक्टर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हमने इसको आईबी में भी अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है। कंज्यूमर बिहेवियर में भी हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। इसके बेस पर जो बायर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो किस तरह से हो सकता है? कल्चरल, सोशल, पर्सनल और साइकोलॉजिकल। कल्चरल का मतलब कि जिस कल्चर में रहता है वहां पर इन चीजों का किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कल्चर की बात करें तो हम यहाँ पर अमेरिकन कल्चर, इंडियन कल्चर और यूरोपियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, ये सारे कल्चर हैं जिस पर जैसे जो चीज़ यहाँ पर इम्पैक्ट करती है जरूरी नहीं है कि अमेरिका या यूरोपियन में या रशिया में या अदर एशियन कंट्रीज में भी उसका वही इम्पैक्ट हो इंडिविजुअल से कस्टमर्स पर। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से निकल के आएगा? आइदर कल्चरल होगा या जिस सोसाइटी में रहता है वहां होगा, या उसका पर्सनल हो सकता है या उसका साइकोलॉजिकल हो सकता है। फिर इसके बाद दिमाग में उसके क्या चलेगा? वही बायर्स के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्या? प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, इंफॉर्मेशन सर्च, इवेल्युएशन, अल्टरनेटिव, परचेज डिसीजन और पोस्ट परचेज बिहेवियर। और इसका रिजल्ट निकल करके आएगा आपके किसमें? जो उसकी चॉइस होगी। क्या? कि अब उसको आइदर कौन सा प्रोडक्ट लेना है, किस ब्रांड का लेना है,
किस डीलर से लेना है या किस शॉपकीपर से लेना है, फिर कब लेना है और कितने में लेना है। जब वो सारी चीज अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लेता है, जब वो सारी चीज अपने दिमाग में, दिमाग का मतलब अपने ब्लैक बॉक्स में, अपने ब्लैक बॉक्स में जब वो सारी चीजें कैलकुलेट कर लेता है, तब उसका रिस्पॉन्स समझ में आता है। और वो रिस्पॉन्स हो सकता है इनके टर्म में, प्रोडक्ट के टर्म में, ब्रांड के टर्म में, डीलर के टर्म में या प्लेस के टर्म पर, या फिर और जो अदर अमाउंट होता है उसके टर्म में। ठीक? तो ये है आपका एक बायर्स ब्लैक बॉक्स मॉडल, इसको हम लोग बोलते हैं बायर्स ब्लैक बॉक्स मॉडल। आगे चलते हैं। आई थिंक चलिए सोशियोलॉजिकल मॉडल पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर इसको खत्म करेंगे। तो सोशियोलॉजिकल मॉडल इज कंसर्न विद द सोसाइटी, जैसा कि नेम इज सजेस्टिंग, as name is suggesting that this model is concerned with society. So a consumer is a part of the society and he may be a member of many groups in a society. His buying behavior is influenced by these groups, primary groups of family, friends and close associates exert a lot of influence on his buying. A consumer may be a member of a political party where his dress norms are different. As a member of an allied organization, his dress requirements may be different. Thus, he has to buy things that conform to his lifestyle in different ways. इसका मतलब ये है कि हम जिस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, जैसे जब हम घर में रहते हैं तो हमारा जो ड्रेसिंग होता है वो अलग तरह का होता है और हम घर में अलग तरह से बिहेव करते हैं। जब हम अपने फ्रेंड के साथ होते हैं तब हम अलग तरह से बिहेव करते हैं और अलग तरह की हमारी शॉपिंग या परचेजिंग डिसीजन हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कोई रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है जहाँ पर काम करते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ का जो ड्रेसिंग कल्चर होगा हो सकता है वो अलग हो, तो आपकी ड्रेसिंग सेंस फिर वहाँ पर अलग होगा। इवन आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में, जैसे अब कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में है, तो इट कुड बी ऑल्सो पॉसिबल दैट देयर वुड बी एट एनी ड्रेस कोड। तो फिर वहाँ पर आप क्या पहन के जाएंगे, आप सूट पहन के जाएंगे, कोट, जो भी वहाँ का ड्रेस कोड होगा। अब अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हैं तो पॉलिटिकल पार्टी में आप वहाँ दूसरी तरह का ड्रेसिंग चलता है, शादी वगैरह चलती है, और वहाँ पर जो पॉलिटिकल कुर्ता पजामा या जो भी वहाँ का सिस्टम होगा वो चलता है, तो वहाँ पर भी आपका फिर अलग ड्रेस सेंस हो सकता है। तो इसका मतलब कि सोसाइटी में अलग अलग तरह के कई ग्रुप्स होते हैं, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे फैमिली का हो, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन का हो, चाहे फ्रेंड्स का हो। ऐसे जैसे आप क्लब के मेंबर होते हैं तो देखिए वहाँ पर अलग सिस्टम होता है। तो हर जगह इस तरह की कई ग्रुप होते हैं और हर जगह इंडिविजुअल्स की लाइफ स्टाइल अलग होती है, उसकी जो लाइफ स्टाइल है दैट इज डिफरेंट इन ईच ग्रुप। तो द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल दीज ग्रुप्स इज अकर्ड इन द कंज्यूमर्स माइंड। तो जितने भी ये ग्रुप्स हैं उन सभी का इन्फ्लुएंस कंज्यूमर्स के दिमाग पर रहता है। ठीक, तो इसका मतलब कि जो सोसाइटी है हमारी, वो हमारे परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट सोशियोलॉजिकल मॉडल। अब आपका जो हार्वर्ड स्टेट मॉडल है ये हम लोग फिर नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे जब भी टर्न आएगा। ठीक, तो कल में भी आपकी छुट्टी रहेगी 2 अक्टूबर, फिर बाकी का जब आगे होगा तो फिर देखा जाएगा। तो इफ समवन हैज एनी क्वेरी तो यू कैन प्लीज आस्क नाउ। और सभी लोग प्लीज अपना नाम लिख दीजिए। निष्ठा, निष्ठा, अर्पिता, निष्ठा, हिमांशी और मतसा, आप भी अपना नाम लिख दीजिए सब। गुड, चलिए अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज क्लास इज ओवर एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।